देश दुनिया की रखे खबर, हर रोज हर शाम कानों कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहे अपडेट लेंस के साथ। नमस्कार, आज तारीख है 28 जनवरी, दिन बुधवार। मैं हूं अरुण पांडे। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होंगी खबरें देश दुनिया की और आखिर में होगी खबर खास। महाराष्ट्र के बारामती में आज हुए एक विमान हादसे में राज्य के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अजीत पवार का निधन हो गया। यह हादसा तब हुआ जब अजीत पवार मुंबई से चार्टर विमान से बारामती आ रहे थे। वे जिला परिषद चुनाव के प्रचार के लिए कई सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करने वाले थे। विमान सुबह करीब 8:10 पर मुंबई से उड़ा और बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान नियंत्रण खो बैठा। रनवे से फिसलकर खुले मैदान में गिरा और आग लग गई। विमान में अजीत पवार सहित कुल 5 लोग सवार थे, 2 पायलट, क्रू मेंबर और उनके 2 सहयोगी। सभी की मौके पर मौत हो गई। शुरुआती जांच के अनुसार खराब मौसम और कम दृश्यता ने हादसे में बड़ी भूमिका निभाई। 66 साल के अजीत पवार पिछले 4 दशक से महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय रहे और कई बार उप मुख्यमंत्री पद संभाल चुके थे। अब उनके निधन के बाद एनसीपी की कमान संभालने को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कुछ ही दिन पहले उनकी और शरद पवार की मुलाकात हुई थी, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि दोनों की एनसीपी का विलय हो सकता है। आज अजीत पवार के निधन के बाद पूरा परिवार बारामती में एकजुट नजर आया। आपको बता दें कि उन्होंने 2003 में अपने चाचा शरद पवार से अलग होकर एनसीपी पर कब्जा कर लिया था और बीजेपी शिवसेना गठबंधन में शामिल होकर डिप्टी सीएम बने थे। इस हादसे के बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराई जाने की मांग की है। मीडिया से बातचीत में ममता बनर्जी ने कहा कि अजीत पवार की मौत की खबर से वे स्तब्ध हैं और इसे देश के लिए गंभीर क्षति बताया। उन्होंने कहा, जो आज हुआ है वह गंभीर सवाल खड़े करता है। उन्होंने दावा किया कि राजनीतिक नेताओं के लिए कोई भी सुरक्षा और संरक्षा नहीं बची है। उधर जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज एक बड़ा हादसा टल गया। दिल्ली से आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 1719 की लैंडिंग के दौरान अचानक परेशानी हुई। विमान ने रनवे को छुआ, लेकिन स्थिर लैंडिंग न हो पाने पर पायलट ने तुरंत गो अराउंड किया और दोबारा हवा में उड़ा दिया। इस फ्लाइट में कुल 135 यात्री सवार थे, जिसमें राजस्थान के प्रभारी और गुरदासपुर के सांसद सुखविंदर सिंह रंधावा भी शामिल थे। पहले प्रयास के असफल होने के बाद विमान 10 से 15 मिनट तक हवाई अड्डे के ऊपर चक्कर लगाता रहा। इस दौरान यात्रियों में दहशत का माहौल रहा। सुरक्षा प्रक्रिया के तहत लिया गया यह फैसला यात्रियों की जान बचाने में कामयाब रहा। करीब 10 मिनट के बाद दूसरे प्रयास में फ्लाइट ने सुरक्षित लैंडिंग की और सभी यात्री सुरक्षित उतार लिए गए। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने प्रयागराज के माघ मेले को बीच में ही छोड़ दिया है। वे आज सुबह संगम में स्नान किए बिना ही वाराणसी यानी काशी के लिए रवाना हो गए। जाने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में शंकराचार्य ने कहा कि उनका मन आहत और व्यथित है। वे आस्था और श्रद्धा के साथ प्रयागराज पहुंचे थे, जहां उन्हें हमेशा शांति और आध्यात्मिक सुकून मिलता आया है, लेकिन ऐसी घटना हुई जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने साफ किया कि मौनी अमावस्या पर संगम स्नान को लेकर प्रशासन और पुलिस के साथ हुई घटना ने न केवल उनकी आत्मा को चोट पहुंचाई, बल्कि न्याय और मानवता के प्रति विश्वास पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मेरा प्रशासन ने उन्हें सम्मान पूर्वक पालकी द्वारा संगम तक ले जाने और फूलों की वर्षा करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उन्होंने इसे पूरी तरह ठुकरा दिया। उधर आयुष्मान भारत योजना के तहत लंबित 1700 करोड़ रुपए का भुगतान न होने से छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। निजी अस्पताल एसोसिएशन ने राज्य सरकार को सख्त अल्टीमेटम दिया है कि अगर भुगतान 31 जनवरी तक नहीं किया गया तो 1 फरवरी से सभी निजी अस्पतालों में इस योजना के तहत मरीजों का इलाज पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। एसोसिएशन का आरोप है कि पिछले साल अगस्त से अब तक सरकार की ओर से एक भी पैसा नहीं मिला है। वरिष्ठ डॉक्टर राकेश गुप्ता ने कहा कि इतनी बड़ी राशि अटक जाने से अस्पतालों का संचालन मुश्किल हो गया है। स्टाफ की सैलरी, दवाइयां और अन्य जरूरी खर्चे उठाना लगभग असंभव हो रहा है। यह फैसला सभी निजी अस्पतालों की संयुक्त बैठक में लिया गया ताकि राज्य सरकार पर दबाव बढ़ाया जा सके। गौरतलब है कि आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से की थी, जिसका मकसद गरीब परिवारों को मुफ्त इलाज उपलब्ध कराना था। लेकिन अब यह योजना संकट में फंसती दिखाई दे रही है। उधर यूजीसी के नए नियमों को लेकर उठा विवाद फिलहाल थमता नहीं नजर आ रहा है। सत्तारूढ़ बीजेपी के अंदर भी इस मामले पर रार दिखाई दे रही है। ताजा बयान पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र का आया है, जिन्होंने नए नियमों को पूरी तरह असंवैधानिक बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की है। 2 दिन पहले बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा देने वाले अलंकार अग्निहोत्री ने भी इस मुद्दे पर काफी मुखर ढंग से अपनी बात रखी थी। उधर यूजीसी के नियमों के विरोध के बीच प्रदर्शनकारी सामान्य वर्ग के जनप्रतिनिधियों के ऊपर लगातार दबाव भी बना रहे हैं कि वे अपना स्टैंड साफ करें। हालांकि अब तक बहुत कम राजनीतिज्ञों ने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी है। इस बीच बसपा प्रमुख मायावती ने यूजीसी के नियमों के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में इक्विटी कमेटियां गठित किए जाने का बचाव किया। उन्होंने कहा कि सामान्य वर्ग के कुछ लोगों द्वारा इस कदम का विरोध बिल्कुल भी जायज नहीं है। हालांकि मायावती ने यह भी कहा कि सामाजिक तनाव से बचने के लिए इन नियमों को व्यापक विचार विमर्श के बाद लागू किया जाना था। और आखिर में जरा हटके में जानिए दुनिया की कितनी बड़ी आबादी साफ पानी और शौचालय की सुविधाओं से वंचित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ की नई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया सुरक्षित पानी और स्वच्छता के वैश्विक लक्ष्य से अभी काफी पीछे है। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 6 के तहत 2030 तक सभी को सुरक्षित पीने का पानी और स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराने का वादा किया गया था, लेकिन प्रगति धीमी है और तत्काल कदम उठाए जाने की जरूरत है। रिपोर्ट में पाया गया कि केवल 13% से भी कम देशों के पास अपनी योजनाओं को पूरी तरह लागू करने के लिए पर्याप्त धन और मानव संसाधन हैं। 64% देशों में सरकारी विभागों के बीच भूमिकाओं में टकराव है, जिससे काम प्रभावित हो रहा है। जबकि ज्यादातर देशों में पानी और शौचालय के लक्ष्य तो हैं, लेकिन हाथ धोने की सुविधा के लिए राष्ट्रीय लक्ष्य सिर्फ 49% देशों ने तय किए हैं। वैश्विक आंकड़ों के मुताबिक 2.1 अरब लोग अभी भी सुरक्षित पानी से वंचित हैं, 3.4 अरब लोगों के पास सुरक्षित शौचालय नहीं है और 1.7 अरब लोग बुनियादी स्वच्छता सुविधाओं से दूर हैं। हालांकि भारत ने इस क्षेत्र में खासा सुधार दिखाया है। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण इलाकों में नल से जल पहुंचाने की मुहिम तेजी से आगे बढ़ रही है। 2015 में जहां ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पानी की पहुंच 54% थी, वहीं 2024 में यह बढ़कर 73% हो गई है। नवंबर 2025 तक करीब 81% ग्रामीण परिवारों यानी लगभग 15.7 करोड़ नलों को जल से पानी मिल रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी फिर मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को X, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।